हेलो, वेलकम बैक। तो बेटा आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं ना, आज हम स्पेसिफिकली कोई टॉपिक नहीं करने वाले। आज मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ जिसके वो इस्तेमाल करने के बाद आपका जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे अपने रिटायरमेंट के अंदर, बिकॉज आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो रिटायरमेंट है ना। अब रिटायरमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग, हम क्या करेंगे, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की ना ये थोड़ी सी क्वेरी आती है कि सर हम जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो मैक्सिमम टाइम हमारा देखा जाता है कि बैलेंस शीट मैच नहीं करती या हमारा आंसर मैच नहीं करता है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमारा जो भी हम मेहनत कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हो, उसका आंसर आपका आना शुरू हो जाए, आपका आंसर सही आए, आपकी मेहनत वेस्ट ना जाए। बिकॉज एग्जाम में जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करोगे ना, तो जो क्वेश्चन आप अटैम्प्ट करते हो उसको करने में 15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट सफिशिएंट टाइम है। अगर 15 मिनट में आपका एक 6 मार्क का क्वेश्चन या फिर 8 मार्क का क्वेश्चन जो भी आप अटैम्प्ट करते हो उसका आंसर आ रहा है, इट मीन्स आपकी जो स्पीड है वो बहुत सही चल रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपका पूरा पेपर टाइम पे आराम से खत्म हो जाएगा। बट वो 15 मिनट्स जो आपने उस क्वेश्चन में लगाए वो प्रोडक्टिव केवल तभी होंगे, उसके मार्क्स केवल आपको तभी मिलेंगे जब आपने जो किया है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो हमारी दो कंडीशंस रहने वाली हैं आज की क्लास में। कंडीशन नंबर 1, आपकी कैलकुलेशन एरर नहीं होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 2, आपको जो मैं अभी स्टेप्स देने वाला हूँ, जो मैं टिप्स आपको ट्रिक्स एंड टिप्स देने वाला हूँ, उनमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आप उनको कवर अप करेंगे सही तरीके से। दैट्स इट। आपको ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है और आपका जो आंसर निकल के आएगा लास्ट में वो बिल्कुल सही निकल के आएगा। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो हम टॉपिक करने वाले हैं बेटा वो क्या है, रिटायरमेंट के अंदर बड़े वाले क्वेश्चंस को डील करेंगे। बिकॉज छोटे छोटे क्वेश्चंस को डील करने के लिए आपका क्या रॉ मटेरियल लगता है ना, क्या चाहिए होता है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी अपने इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोज़ में कवर कर लिया है। तो जाके आप वहाँ एक बार चेकआउट कर सकते हो, नहीं किया है तो। और हाँ, एक छोटा सा काम और कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने से पहले मैंने इस चैनल से कनेक्टेड या फिर इससे पहले अपने हमारे चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई है रीवैल्यूएशन अकाउंट से कनेक्टेड। उस रीवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे बनाया जाता है, जब भी आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे आपको कुछ ट्रांजैक्शंस मिलेंगी जो आपको हर जगह काम आएंगी, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो। मतलब एक सिंगल वीडियो, एक सिंगल लेक्चर आपको इन 3 चैप्टर्स में काम आने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। उसको जाके पक्का देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। बाकी मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि आप उसके बिना बड़ा क्वेश्चन किसी का भी नहीं कर सकते, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो। तो वो तो आपको करना ही करना है, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलो रिटायरमेंट के अंदर हम बात करते हैं। तो बेटा रिटायरमेंट के अंदर अगर आपका पॉइंट आता है तो पहला जो स्टेप आएगा, आपका पहला रिक्वायरमेंट होता है बेटा रिटायरमेंट के लिए रीवैल्यूएशन अकाउंट। सर रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो इसके ऊपर भी हम लोगों ने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड लेक्चर तैयार किया हुआ है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट एग्जैक्टली बनता कैसे है, डेबिट साइड पे क्या आता है, क्रेडिट साइड पे क्या आता है, और उसके अंदर आने वाली सभी तरीके के ट्रांजैक्शंस, अराउंड 32 ट्रांजैक्शंस है प्लस 2 बोनस ट्रांजैक्शंस हैं, जिसके ऊपर 1 मार्कर क्वेश्चन पक्का बनेगा। वो भी हमारा उस वीडियो के अंदर कवर्ड अप है ऑलरेडी। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप उस वीडियो से कवर कर लीजिएगा, बिकॉज उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आने वाली है नहीं आपको, वो सिंपल है। सेकेंड जो रिक्वायरमेंट होती है बेटा वो होती है हमारी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। और मैक्सिमम बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आती है बिकॉज ये सही से नहीं बनता, क्योंकि अगर ये सही से नहीं बना ना आपका, तो आपका बैलेंस शीट में जो आप काम करने वाले हो वहाँ आपको प्रॉब्लम आएगी। और सबसे ज़्यादा मार्क्स का जो आपका पार्ट होता है वो यही होता है, इसी को ही हमें सही तरीके से कवर करना होता है। हमें यही समझ में नहीं आता कि हम करते क्या हैं, हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं डाटा क्या वो ज़रूरी है उस स्टेज पे जहाँ पे हमने इसको रिकॉर्ड किया है। तो वो हम करने वाले, कैसे करेंगे एक बार देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या करोगे आप, जब आप इसको मेंटेन करोगे तो आपके पास कुछ स्टेप्स की बात कर रहे थे हम लोग अभी, तो वही स्टेप्स आप फॉलो करोगे प्रॉपर तरीके से। तो स्टेप नंबर 1, व्हाट्स योर स्टेप नंबर 1 बेटा? स्टेप नंबर 1 आपका हमेशा क्या होना चाहिए, स्टेप नंबर 1 होना चाहिए आपका टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मतलब आपकी जो ओपनिंग कैपिटल है कहाँ मिलेगी बच्चों, ये मिलेगी आपको बैलेंस शीट में। किस तरफ मिलती है कैपिटल, लायबिलिटी साइड पे, आई गेस इतना तो आपको आइडिया होगा। तो जितना भी आपका कैपिटल है आपका, सॉरी टू बैलेंस नहीं, इसको बाय बैलेंस बीडी लिखते हैं। तो जो भी आपका बैलेंसिंग फिगर है कैपिटल बैलेंसेस का, वो हमेशा किस तरफ रिकॉर्ड होता है आपका, बाय बैलेंस सीडी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले स्टेप में तो ये लिख देना है, अपना अकाउंट बनाओ, प्रॉपर तरीके से फॉर्मेट प्रिपेयर करो। फॉर्मेट बनाने के बाद अपना पहला स्टेप कवर करो, बैलेंस शीट में से ओपनिंग कैपिटल कॉपी करो और उसे लिखो बाय बैलेंस बीडी के नाम से। देयर इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूट करो। किस चीज को आप, डिविजिबल आइटम, डिस्ट्रीब्यूट जितने भी डिविजिबल आइटम हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कह सकते हैं हम लोग, डिविजिबल आइटम्स फ्रॉम बैलेंस शीट। आपकी बैलेंस शीट में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम हैं
सभी को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम बेटा होते कौन कौन से हैं, ठीक है। अगर आपको ये भी नहीं पता है, इसमें भी आपको हेल्प चाहिए, तो मैं वो भी लिख के दे देता हूँ आपको, आप साइड में एक बार लिख के डाउन कर सकते हो। एंड इट्स माई पर्सनल एक तरीके से एडवाइस कह सकते हो। जहाँ भी आप अपने नोट्स बना रहे हो उस पेपर, उस रजिस्टर के अंदर सबसे लास्ट वाले पेज पे जाइएगा और वहाँ पे इस चीज़ को लिखिएगा, ओके। तो चलो मैं एक लिस्ट दे देता हूँ आपको, जहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स की लिस्ट मिल जाती है। तो लेट्स सपोज ये मेरी बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट में मेरी एक होती है बेटा ये लायबिलिटी साइड होती है बच्चों, ये होती है मेरी कौन सी साइड बेटा, ये होती है एसेट साइड। तो लायबिलिटी साइड पे डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम के नाम पे सबसे पहला जो आइटम आपको देखने को मिल सकता है वो हो सकता है रिजर्व या फिर जनरल रिजर्व, ओके। तो इन दोनों में से कोई भी आइटम मिलेगा आप डिस्ट्रीब्यूट मार देना, क्लियर। उसके बाद वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर कोई क्लेम अवेलेबल नहीं है, तो अगर क्लेम अवेलेबल है तो सबसे पहले तो उस क्लेम को एडजस्ट करो। एडजस्ट करने के बाद अगर रिजर्व बच जाता है तो वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद आईएफएफ, सेम ट्रीटमेंट, आईएफएफ अवेलेबल अगर आपके पास है, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या फिर रिजर्व के नाम से ही मिल जाता है। इसमें भी सेम ट्रीटमेंट, पहले इसमें से लॉस कवर करो अगर आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कुछ लॉस हुआ है तो, नहीं है तो पूरा डिस्ट्रीब्यूट मार दो, ओके। फिर उसके बाद एक आइटम और मिल सकता है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। तो अगर ऐसा कुछ आइटम मेरे पास अवेलेबल है तो ये इतने आइटम मेरे को जो मिल जाते हैं लायबिलिटी साइड पे, इनमें से कोई भी आइटम अगर आपके पास है बैलेंस शीट में, डिस्ट्रीब्यूट, क्लियर, ओके। अब आ जाओ एसेट साइड पे। बेटा एसेट साइड पे जो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नंबर 1 दैट इज गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल को हम हमेशा से देखते आए हैं, एडमिशन में भी आपको इसे डिस्ट्रीब्यूट ही करना है, यहाँ पर भी आपको इसे डिस्ट्रीब्यूट ही करना है। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक सिंगल आइटम है जो आपको क्रेडिट और डेबिट साइड दोनों पे मिल सकती है। बेटा इसका मतलब होता है प्रॉफिट, कि आपने प्रॉफिट एक्यूमुलेट किया हुआ है, एंड इसका मतलब होता है बेटा क्या आपका, कि आपने लॉस को एक्यूमुलेट किया हुआ है। बैलेंस शीट में अगर आपको देगा तो वो प्रॉपर साइड पे मेंशन करके देगा, स्टेटमेंट में लिख के देगा तो प्रॉपर्ली ब्रैकेट में डेबिट या क्रेडिट पक्का लिख के देगा, तो अकॉर्डिंगली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। देन इसके बाद एक और आइटम इस तरफ से मिल जाता है, दैट इज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। तो ये आइटम भी आपको डिस्ट्रीब्यूट ही करनी पड़ती है, ठीक है। एक दो क्वेश्चंस में एक नई नई चीज़ देखने को मिल गई है इस बार से, वो क्या है, कंटीजेंसी रिजर्व। कोई कंटीजेंसी रिजर्व मतलब आपने फ्यूचर में होने वाले कुछ एक्सपेक्टेड लॉसेस वगैरह के लिए कुछ रिजर्व बना रखा है, जो आज नहीं पता लेकिन फ्यूचर में हो सकता है, ठीक है। तो ये भी आपको देखने को मिल जाए, तो ये भी आपको डिस्ट्रीब्यूट ही करना पड़ता है। एक पॉइंट आता है जहां बच्चों को मैक्सिमम टाइम कंफ्यूजन रहता है, दैट इज EPF, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। बेटा फंड तो है वो, जैसे रिजर्व फंड होता है आपका, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है, वो भी फंड ही है, बट वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। रीजन, ईपीएफ अगर आपको मिल जाता है बेटा तो वो डिस्ट्रीब्यूट कभी मत करना। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड का बेसिकली मतलब क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं है। ये क्या है, ये एम्प्लॉयज का पैसा है, ई मतलब एम्प्लॉयज। तो आपकी फर्म में जो एम्प्लॉयज आपके लिए काम कर रहे हैं उनकी सैलरी में से कुछ पैसा आप हर महीने काट रहे हो, एंड एज पर द गवर्नमेंट रूल जो पैसा आप कट कर रहे हो वो पैसा आपको जमा करवाना पड़ेगा, किसको, एम्प्लॉयज को देना पड़ेगा ऑन देयर रिटायरमेंट, ओके। जी भैया सफाई ठीक है कर देना। तो जब भी वो रिटायरमेंट करेंगे उस टाइम पे जितना पैसा आपने यहाँ जमा कर रखा है वो सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा किस पार्टनर्स के बीच में, सॉरी पार्टनर्स नहीं, एम्प्लॉयज में। जिस एम्प्लॉय का जितना पैसा है वो सारा चला जाएगा उनके पास, ओके। तो ये जो पार्ट है आपका ये वाला, इसे आपको हमेशा कहाँ बनाना है, अपने रजिस्टर के सबसे पीछे वाले पेज पे, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो देखने में, बिकॉज बार बार ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो एक बार आपको याद हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ये आइटम में से जितने आइटम आपको मिल रहे हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट मारना है आपको। डिस्ट्रीब्यूट सर कहाँ मारेंगे, डिस्ट्रीब्यूट बेटा मारोगे आप सेम साइड पे। जैसे ये जो आइटम है ये किस साइड पे बेटा, ये है क्रेडिट साइड पे और ये है डेबिट साइड पे। तो डिस्ट्रीब्यूट सेम साइड पे, सेम साइड का मतलब मेरा डेबिट क्रेडिट है। लेकिन अगर आप अकाउंट वाइज देखोगे तो अकाउंट वाइज क्या करोगे, लेट सपोज आप यहाँ बना रहे हो, ये मेरा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है ना, ये मैंने बना दिया। तो इधर वाली आइटम्स को डिस्ट्रीब्यूट मारोगे आप इस साइड, इधर वाली आइटम को डिस्ट्रीब्यूट मारोगे आप इस साइड, क्रॉस करके आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। तो ये ध्यान रखिएगा हमेशा, अगर आप साइड की बात करो साइड सेम होनी चाहिए। मतलब ये डेबिट है तो इसको जब डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो डेबिट साइड पे करोगे, मतलब डेबिट साइड पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। क्रेडिट साइड वाली आइटम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे किस तरफ, क्रेडिट साइड वाली आइटम पे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर आप वैसे देख रहे हो साइड वाइज तो वैसे क्रॉस करके आप डिस्ट्रीब्यूट मार दो, इधर वाली आइटम इधर, इधर वाली आइटम इधर, दैट्स इट, खत्म काम, क्लियर। थर्ड स्टेप में बेटा क्या होता है, किसी भी पार्टनर ने कोई एसेट्स या फिर लायबिलिटी टेक ओवर की हुई है तो उसे ट्रांसफर मार दो, टेकन ओवर बाय एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर ने अगर कोई एसेट्स लायबिलिटी टेक ओवर की है तो उसे भी ट्रांसफर किया जाएगा कहाँ पे, उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, तो वो आप ट्रांसफर मार देना। जैसे बैलेंस शीट में से लेट सपोज एक इन्वेस्टमेंट गिवन है यहाँ पे,
और उस इन्वेस्टमेंट के बारे में किसी एक पार्टनर ने बोला कि मैं उस इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लूँगा, तो ठीक है टेक ओवर कर लो। आप टेक ओवर करोगे तो ये पैसा यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा टू इन्वेस्टमेंट के नाम से और उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा उतना वैल्यू जितने रुपये पर वो लेके जा रहा है। ओके ठीक है, तो ये हमारा पार्ट हो गया। देन फोर्थ स्टेप जो आपका निकल के आता है वो आता है बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी आया है आपका। जब आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाओगे तो बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट लॉस कुछ तो बचता ही है आपका, तो वो भी ट्रांसफर होगा। अब वो भी ट्रांसफर किस तरफ होगा बेटा, वो भी रिवर्स साइड पे ही ट्रांसफर होता है। जैसे आपने बनाया रिवैल्यूएशन अकाउंट तो ये मेरा बन गया रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो यहाँ पे बैलेंस बचता है, इसे बोलते हैं प्रॉफिट। तो ये पार्टनर्स कैपिटल के इधर ट्रांसफर हो जाएगा, इसे बोलते हैं लॉस, ये यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो हमेशा हर एक चीज़ ट्रांसफर जब की जाती है तो रिवर्स साइड पर ट्रांसफर की जाती है। क्लियर हुआ? ठीक है बच्चों, अब आ जाओ अगले पार्ट पे। तो हम रिटायरमेंट कर रहे हैं, तो ये जो 4 स्टेप है ये एग्जैक्टली सेम स्टेप्स वही हैं जो हम एडमिशन में भी कभी कवर करके आए हैं ऑलरेडी। देन उसके बाद हमारे पास आता है फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा बेटा, फिफ्थ स्टेप में आपका होगा गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री। गुडविल वाली एंट्री, जो गुडविल के लिए जो आप एंट्रीज हमने सीखी थी लास्ट क्लास के अंदर, जो हमारे पास क्या थी बच्चों, गेनिंग टू, सेक्रीफाइसिंग, या फिर कोई एक पार्टनर अगर रिटायर कर रहा है तो ये जो एंट्री हमारे पास बनती है आप इसे ट्रांसफ़र करोगे। इसे ट्रांसफ़र करने के बाद अगला स्टेप क्या है, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस सीडी किसका, ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। जो भी रिमेनिंग पार्टनर आपके हैं उनको बैलेंस सीडी में निकाल दो एंड सेटल डाउन द रिटायरिंग पार्टनर्स बैलेंस, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे सेटल करोगे आप, बाय पेइंग हिम और हर इन कैश। आप उसे कैश में पे करोगे या फिर चेक से पे करोगे तो बेटा आप बैंक यूज़ कर लेना, एंड अगर पे नहीं किया है तो आप उसका लोन अकाउंट यूज़ कर लेना, दैट्स इट। तो ये हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, आप इन स्टेप्स को प्रॉपर्ली फॉलो करोगे तो आपका रिटायरमेंट का क्वेश्चन आई एम पर्सनली अश्योर यू कि बिल्कुल ठीक आएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं आने का। आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस सीडी निकलेगा ना, रिमेनिंग पार्टनर्स का बैलेंस सीडी, और सेटल करने के बाद जो भी पार्टनर को पेमेंट कर रहे हो तो वो आप बैंक या कैश या लोन में डालोगे तो वो भी एक्जैक्टली मैच करेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो स्टेप्स को हमेशा फॉलो करो एंड इट्स माई पर्सनल गारंटी कि बेटा अगर आप ये करोगे ना, आपने 4 से 5 क्वेश्चन आपने कर लिए इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, तो 5-6 क्वेश्चन में सारे स्टेप्स आपको अच्छे से माइंड में आपके फीड हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इवन इनिशियली वाली ये वाले जो स्टेप्स हैं ना, ये आपको एडमिशन में भी हेल्प करेंगे। ये सेम स्टेप्स एडमिशन में भी आपके कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं, इसीलिए एडमिशन करने के बाद ये चैप्टर बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी हम सीख चुके होते हैं। ठीक है, ये मैं जब एडमिशन के आपका अगर आप वीडियो चेक करो तो मैं इन्हीं स्टेप्स को बार बार फॉलो कर रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्यूशंस के टाइम पे। ओके बच्चों, तो ये सब करने के बाद अब आपको बनानी पड़ती है बैलेंस शीट। तो बेटा बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, बैलेंस शीट सेम वैसी बनानी है जैसा हमने एडमिशन के अंदर बनाया था। जिन आइटम्स में चेंजेस आए हैं एज पर द रिवॉल्यूशन अकाउंट आप कंपेयर करो, चेंज कर दो, चाहे वो एसेट्स हो चाहे वो लायबिलिटीज हो। सब कुछ करने के बाद एक बार दोबारा से रिवॉल्यूशन अकाउंट को चेक करो, क्या सारी एंट्रीज का एडजस्टमेंट आपने बैलेंस शीट में कर दिया है। हो सकता है कोई नई एडजस्टमेंट या फिर कोई नई लायबिलिटी या फिर कोई नया एसेट्स आपकी रिवॉल्यूशन में रिकॉर्डेड हो तो उसे भी आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कोई न्यू लायबिलिटी है तो उसे भी रिकॉर्ड करोगे, कोई नया एसेट्स है तो उसे भी रिकॉर्ड करोगे, एंड देन आप बैलेंस कर देना, एंड वो बैलेंस शीट आपकी मैच होगी ही होगी। कैलकुलेशन गलती नहीं होनी चाहिए और ये स्टेप्स प्रॉपर्ली फॉलो किए जाने चाहिए, दैट्स इट। इतना काम करो, आपका जो सॉल्यूशन बनेगा वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और आपकी प्रेजेंटेशन जो बनेगी वो बहुत अच्छी बनने वाली है। ओके क्लियर है, तो ये जो स्टेप्स मैंने आपको लिखवाए थे, ये जो स्टेप्स हैं आपके, ये बिल्कुल सिंपल बेसिक वाले क्वेश्चंस के लिए आप यूज़ करोगे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी हमारा इस टॉपिक का पार्ट है, वो कैसे करेंगे उसके लिए क्या स्टेप्स होने वाले हैं वो हम अगली वीडियो में कवर अप करेंगे। ओके ठीक है, तो बेटा ये जो फॉर्मेट जो स्टेप्स है आपके, ये थे अकाउंट के स्टेप्स कि अगर आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो आप कैसे बनाओगे। अब एग्जाम में ना कुछ क्वेश्चंस आपके बनते हैं जहां पर वो आपको अकाउंट नहीं पूछता, वो आपसे बोलता है कि सर जनरल एंट्रीज प्रिपेयर करो, तो पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो अब पॉइंट आता है कि सर कितनी जनरल एंट्रीज और कौन कौन सी नेसेसरी जनरल एंट्रीज होती हैं जो हमें रिकॉर्ड करनी पड़ती हैं, तो एक बार उनको भी चेक कर लेते हैं। तो बेटा अगर आप उनको चेक करोगे ना तो कितनी जनरल एंट्रीज हमारे पास ऐसी होती हैं जो आपको करनी पड़ती हैं, तो एक बार ये नोट कर सकते हो आप, क्या स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट कर लेना आराम से। अब हम चलते हैं कि एंट्रीज के ऊपर, बेटा कितनी एंट्रीज ऐसी होने वाली हैं जो आप रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, तो सर एक बार वो भी लिख लेते हैं, है ना, तो ये तो आपने लिख ही लिया होगा आई गेस। अब इसके बाद हम चलेंगे एंट्रीज के ऊपर। तो एंट्रीज करते टाइम एग्जामिनर आपको ये कभी नहीं बताएगा कि आपको कौन कौन सी एंट्रीज पास ऑन करनी है, और एंट्रीज करने का एक अच्छी बात ये होती है कि आपके कैलकुलेशन का जो टाइम है ना वो बहुत ज़्यादा बच जाता है। बट एंट्रीज से बच्चे मैक्सिमम टाइम इसलिए डरते हैं बिकॉज उनकी प्रैक्टिस नहीं होती है।
बट एंट्रीज से आपका टाइम सेव होता है बहुत ज़्यादा। तो अगर आपको ये पता लग जाए कि सर एंट्रीज कौन कौन सी पास करनी है, नेसेसरी एंट्रीज, तो वो एंट्रीज करते टाइम आपका जो टाइम सेव होगा वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपका। ओके, तो नेसेसरी एंट्रीज आप एक बार मेंशन कर सकते हो, ये भी आप नोट बना लो, नेसेसरी एंट्रीज इन सॉल्यूशन, इन रिटायरमेंट सॉल्यूशन, इन रिटायरमेंट क्वेश्चन। अगर आपका रिटायरमेंट का क्वेश्चन आता है बड़ा क्वेश्चन और आपको वहाँ पे जनरल एंट्रीज पूछ देता है, बिकॉज ऐसा ट्रेंड में आया है कुछ टाइम से ना, आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर एडमिशन और रिटायरमेंट में चॉइस आती है, तो हमें पता ही है ऑलरेडी। कभी कभी ऐसा होता है कि रिटायरमेंट का क्वेश्चन ईजी है लेकिन एंट्रीज पूछ लिया उसने मुझसे, अकाउंट तो पूछे ही नहीं है। तो एंट्रीज अगर हमने प्रैक्टिस की नहीं है और हमें पता भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे उन क्वेश्चंस को डील करने के लिए, हम नेसेसरी एंट्रीज को एक बार लिख लेते हैं बेटा। तो बेटा नेसेसरी एंट्रीज कौन कौन सी होने वाली है, देखो सबसे पहले नेसेसरी एंट्रीज में आती है रीवैल्यूएशन की एंट्रीज। तो रीवैल्यूएशन की सर एंट्रीज कैसे होती हैं वो हमें कैसे पता, कौन बताएगा? तो बेटा उसकी टेंशन मत लो, रीवैल्यूएशन की जितनी भी एंट्रीज आपको बनानी पड़ती हैं, कैसे बनती है रिवोल्यूशन की एंट्रीज, कौन कौन से चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है, तो उसके ऊपर भी जो रिवोल्यूशन की वीडियो है हमारे पास कि हाउ टू प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो भी डाल दूंगा, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हो कि रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाओ। उसमें ही आपको रिवोल्यूशन की एंट्रीज भी मिल जाएंगी कि कैसे एंट्रीज फ्रेम होती है। तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ एंट्रीज बनती है, मैक्सिमम एंट्रीज जो आपके पास बनेंगी 3 एंट्री बनेंगी आपके पास, 3 एंट्रीज रिवोल्यूशन की बनेंगी। तो 3 एंट्रीज ये हो गई आपके पास। देन उसके बाद अगला पार्ट आता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल आइटम्स। तो जितने भी डिविजिबल आइटम्स हैं आपके पास जो मैंने अभी लिखवाए थे आपके, उन सभी की एंट्रीज। तो बेटा उन सभी की एंट्रीज कैसे पास करोगे आप, तो वो एंट्रीज वाला पार्ट ऑलरेडी आपको आता है, ठीक है, उसका भी आपके पास वीडियो अगर आप चेकआउट करो तो मिल जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल आइटम्स, तो ये कितनी होने वाली हैं, ये एज पर द बैलेंस शीट आप चेक करोगे कि जो बैलेंस शीट हमारे पास अवेलेबल है उसमें कितने आइटम ऐसे हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेबल है। अगर डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम एक भी ना हो तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं, आपका टाइम सेव हो गया, एक गिवन हो तो एक कर देना, ठीक है। तो एज पर द डाटा आपको यूज करना होता है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट बेटा क्या यूज करोगे आप, कोई भी एसेट्स या लायबिलिटी टेक ओवर किया गया है, एसेट्स या लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, टेकन ओवर बाय पार्टनर, ठीक है। तो उसने जितना भी वैल्यू में एसेट से लायबिलिटी को ओवर किया उसकी एक एंट्री आप पास करोगे, ठीक है। तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन भी करने वाले हैं कि इन सभी स्टेप्स को हम यूज़ करेंगे और एक क्वेश्चन को कवर अप करें ताकि आपको ये चीज़ें सारी कवर हो जाए अच्छे से। ओके, इतना सब करने के बाद अब जो अगला पॉइंट आता है बेटा, सिंपल सा पॉइंट है, वो आता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स अकाउंट। जो भी रिटायरिंग पार्टनर्स है उसका जो भी कैपिटल अकाउंट है आप उसे सेटल करोगे। अब पॉइंट आता है सर इसका वैल्यू कैसे आएगा, बेटा इसकी एंट्री अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो एंट्री क्या बनती है, इसकी एंट्री बनती है, एग्जांपल में हम ले रहे हैं कि भाई सी हमारा एक पार्टनर है, वो रिटायर कर रहा है, तो सीज कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे, बिकॉज जब वो रिटायर करेगा तो हम उसे पेमेंट कर रहे हैं, तो सी इज अ रिसीविंग पार्टनर, तो सी का जो कैपिटल अकाउंट है वो हम कैंसिल कर देंगे और उसका पेमेंट कर देंगे। बेटा अगर आपने पेमेंट किया है ना तो आप क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट। अगर आपने कैश में पे किया है तो आप क्या लिखोगे, बैंक की जगह पे कैश लिख देना, ओके। और अगर आपने कुछ पेमेंट उसके लोन में ट्रांसफर किया है तो आप क्या लिखोगे, टू सीज लोन अकाउंट। अब डिपेंड करता है कि ये वैल्यू मोटा मोटा क्या है बेटा, ये वैल्यू आपकी इंपॉर्टेंट है, हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ दिस वैल्यू। आपको ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी, बिकॉज ये इस वैल्यू के सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं आपके पास अगर जनरल एंट्री पूछेगा तो, है ना। तो ये वैल्यू कहाँ से निकलने वाली है, और हाँ इस वैल्यू के ऊपर आपका 1 मार्कर क्वेश्चन भी कभी कभी फ्रेम हो जाता है कि सी के रिटायरमेंट के टाइम पे कितनी वैल्यू आने वाली है वो निकाल के दिखाओ। तो आपको क्या करना है, जितनी भी एंट्रीज आपने प्लेस की हैं उन सभी एंट्रीज में आपको क्या करना है, टोटल वर्किंग नोट्स बना लेना अपना, ये टोटल अमाउंट ड्यू, टोटल ड्यू अमाउंट, या फिर इसको आप मेंशन कर सकते हो टोटल अमाउंट ड्यू, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन सीज कैपिटल अकाउंट। तो सी के कैपिटल अकाउंट का टोटल अमाउंट कितना ड्यू है ये आप कहाँ बनाओगे बच्चों, सर ये बनाओगे आप वर्किंग नोट्स में, ओके। तो वर्किंग नोट्स आप इसे मेंशन कर लेना। तो कैसे निकालोगे आप इसे, तो बेटा आप इसे निकालने वाले हो डेबिट साइड सारा प्लस कर लेना, किसका, सी के अकाउंट का। तो सी जो हमारा पार्टनर है सारा डेबिट साइड वाला प्लस करो, या फिर पहले काम करो, पहले आप लिख लेना क्रेडिट साइड वाला वैल्यू, क्योंकि आपको हेल्प मिलेगा। तो क्रेडिट साइड की जब आप वैल्यू लिखोगे ना, जितनी बार आपका क्रेडिट साइड पे सी आया है सारा का सारा रिकॉर्ड करो,
इसमें क्या लिखोगे, इंक्लूडिंग कैपिटल, बिकॉज कैपिटल आपको एंट्रीज में नहीं मिलेगी आपको, तो वो आपको बैलेंस शीट में मिल जाएगी। तो जो भी कैपिटल में अमाउंट है वो सारा उठा के आप प्लस कर लो, कैपिटल वाला भी, और बाकी जितना एंट्रीज के अंदर आपने उसको सी को जितनी बार भी क्रेडिट किया है वो लिख लेना। मेरे एग्जांपल में सी मैंने सी लिखा बिकॉज यहाँ पे मेरा सी अवेलेबल है। ओके, देन उसके बाद इसमें से माइनस कर दो डेबिट साइड वाली वैल्यू। एंट्रीज के अंदर जितना भी डेबिट साइड वाला वैल्यू है, आपने एंट्रीज प्लेस करी रखी है ऑलरेडी, जितना भी डेबिट साइड की वैल्यूज है वो सारी प्लस करके यहाँ टोटल कर लो, और जो ये बैलेंस बचेगा ना बेटा, ये वाला जो बैलेंस है यही अमाउंट है आपका टोटल ड्यू, अमाउंट ड्यू। तो ये जो अमाउंट है आपका, ये एग्जैक्टली सेम अमाउंट कौन सा वाला बच्चों, यही वाला अमाउंट है। ओके, तो जैसे आपको अमाउंट मिल जाता है आपके एंट्रीज प्लेस हो जाते हैं, तो ये नेसेसरी एंट्रीज होने वाली हैं ऑन द रिटायरमेंट क्वेश्चन। आई होप ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा आपको। इन टॉपिक्स को यूज़ करने के बाद, इन स्टेप्स को यूज़ करने के बाद हम लोग अगली क्लास के अंदर क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन भी फ्रेम करेंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की क्लास के लिए अपने नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो ताकि नेक्स्ट क्लास आपको अच्छे से समझ में आए, और नेक्स्ट क्लास में हम जल्दी ही मिलेंगे। मोस्ट प्रोबेबली कल की वीडियो आपके पास आ जाएगी जहाँ पे हम इन स्टेप्स को यूज़ करने के बाद 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जहाँ पे हम एक क्वेश्चन करेंगे किसके साथ, अकाउंट के साथ, जहाँ पे हम रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट कवर करेंगे। देन सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे जनरल एंट्रीज वाला। तो आपको दोनों तरीके के क्वेश्चंस एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।